चैप्टर 1 12 में आपका बेसिक स्टार्ट हो गया है। सो कूलम्स लॉ में हम क्या पढ़ेंगे वो हम लिख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। अच्छा, कूलम्स लॉ में हम पढ़ते हैं कि कोई बॉडी है, उसके अंदर चार्जेस हैं। सो चार्जेस Q1 Q2 प्लस चार्ज होगा तो आपका उसके बीच में रिपल्शन होगा, और माइनस चार्ज होगा तो बीच में अट्रैक्शन होगा। सो ये तो सबको पता है। पर जब चार्जेस अट्रैक्शन और रिपल्शन की थ्योरी में आ जाते हैं तो दोनों में एक फोर्स लगता है। सो वही फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कूलम्स लॉ से। मतलब कूलम साइंटिस्ट जो थे वो उन्होंने ये कहा था कि दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगता है, तभी तो हम बता पाएंगे कहेंगे दोनों के कनेक्शन में प्लस है कि माइनस है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कूलम्स लॉ में हम फोर्स देखते हैं। सो हम बात करेंगे कि कूलम्स का स्टेट्स दैट, लिखना स्टार्ट करें। कूलम्स लॉ states that the force generate between किन्हीं दो चार्जेस के बीच में Q1 Q2 सपोज इन अ सिस्टम, जनरेट बिटवीन any two charges suppose Q1 and Q2 in a system। वो सिस्टम आप कोई वैक्यूम भी ले सकते हो, या अगर हम कोई मीडियम की बात करेंगे तो हम मीडियम के अकॉर्डिंग अपना जो फोर्स का एप्सिलॉन रहता है उसका वैल्यू लेंगे। पर अभी हम Q1 Q2 को एक वैक्यूम के तौर पे ही सॉल्व करेंगे, विच इज़ एप्सिलॉन नॉट। तो पहले हम देख लेते हैं कि चार्जेस किस तरह प्लस और माइनस में दिखते हैं फोर्स के अकॉर्डिंग। सो मान लीजिए कि हाँ, इन अ सिस्टम तो मैंने लिख दिया कि फोर्स कैसे दिखता है चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होने से, वही कूलम्स लॉ बताता है। सो यहाँ पर एक डायग्राम छोटा सा बनाएंगे समझने के लिए। वैसे तो ये हम पढ़ के आए हैं तो भी एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम हम ग्राफ के अकॉर्डिंग भी समझने वाले हैं। ओके, सो मान लीजिए ये एक Q1 है जिसमें एक मैंने पॉइंट रख दिया। ये पॉइंट चार्ज इसलिए है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये चार्जेस अपने आप से बहुत छोटे दिख रहे हैं, इसीलिए इनको पॉइंट चार्जेस कंसिडर किया जाता है। सो Q1 एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए, और इसी के जस्ट फ्रंट में इसका मतलब इसके लिए कनेक्शन होने वाला साथी विच इज़ Q2, उसको भी एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। अब पॉइंट चार्ज कैसे अपने आप को कनेक्शन दिखाएंगे? ये प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं। प्लस प्लस माइनस माइनस होने के कारण दोनों अगर लाइक चार्जेस के रिलेशन में अगर होंगे तो हमें पता है कि रिपल तो होगा। अगर प्लस माइनस के रिलेशन में होंगे तो हमको सबको पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो ऐसे हम फर्स्ट में समझने के लिए, स्टडी करने के लिए समझ लेते हैं कि Q1 Q2 में प्लस प्लस का चार्ज है, सबको पता है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट नहीं करते, रिपल करते हैं। सो इन दोनों में तो रिपल होगा, पर क्या फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों को रिपल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए दो पॉइंट चार्जेस हमें दे दिया गया है। अब दो पॉइंट चार्जेस में जब हम दिखाएंगे कि दोनों में जब फोर्स लगेगा, दोनों के एनर्जी के कारण जो एक फोर्स लगेगा वो दोनों से ही आउटवर्ड डायरेक्शन में शो करने की कोशिश करेगा। जैसे अगर हम Q1 में देखें तो Q1 में एक फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, हम ऐसे बोलेंगे, और Q2 में एक फोर्स लगेगा Q1 की वजह से। सो जब हम यहाँ पर फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से एक फोर्स हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में शो करना होगा, और Q2 में भी एक और आउटवर्ड डायरेक्शन में इसी लाइन के पैरेलल परपेंडिकुलर एक आपका लाइन शो करना होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब आउटवर्ड डायरेक्शन में शो करने के बाद हमको देखना पड़ेगा कि जो हमारा F है वो किसके लिए कैसा शो करेगा। सो यहाँ पर हमारा जो बेसिकली एरो है वो किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को। सो Q1 के लिए जो फोर्स होगा, मतलब जो F1 होगा, वो किसके लिए हमने रिपेल कर दिया? 2 की वजह से। मतलब जो F फोर्स Q1 के लिए आया है वो Q2 के वजह से ही रिपेल हुआ है, क्योंकि Q2 अगर माइनस होता तो F1 की वजह से 2 अट्रैक्ट होता तो हमारा जो एरो है वो इनवर्ट डायरेक्शन होता। पर जबकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, मतलब Q1 Q2 की वजह से रिपेल हुआ है। सो F force is generated of Q1 due to Q2 is represented like outward direction। सो ये हमारा फर्स्ट चार्ज का डायरेक्शन हो गया। अब
Q2 हमारा जो सेकंड डायरेक्शन है वो भी हम आउटवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे, क्योंकि अगेन इसके सामने वाला जो है वो Q1 प्लस ही है। सो प्लस प्लस दोनों को रिपेल करने के कारण जो हमारा अगेन Q2 में जो फोर्स आएगा विच इज़ F2, वो ड्यू टू 1 भी आउटवर्ड डायरेक्शन विच इज़ रिपेलिंग। ठीक है, अच्छा अब दोनों में तो डायरेक्शन पता चल गया। अब डायरेक्शन पता चलने के बाद दोनों के बीच में एक रेडाई तैयार होता है। रेडाई मतलब समझते हैं कि जो मतलब जो पर्टिकुलर चार्जेस हैं, मतलब Q1 एक पर्टिकुलर चार्ज है, Q2 एक पर्टिकुलर चार्ज है, वो एक्चुअल में कितना जगह घेर के फोर्स लगा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि जो Q1 है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना एक एरिया को कवर कर रखा है, और मान लीजिए एक Q2 है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना एक एरिया कवर कर रखा है, और ये फोर्सेस का एक घर बना दे रहे हैं अपने आसपास। तो इसी घर का एक जो डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। सो Q2 के लिए हमें पता है, सॉरी Q1 को हम पहले सेट करना चाहिए, कन्फ्यूज हो जाएंगे ऐसे Q2 ऐसे। सो Q1 के लिए पहले हमको R1 देखना पड़ता है, क्योंकि Q1 के लिए R1 रेडियस होगा, मतलब फर्स्ट चार्ज के लिए फर्स्ट रेडियस, ठीक है, और सेकेंड चार्जेस के लिए सेकेंड रेडियस R2। इतना क्लियर? अच्छा, अब ये दिखाना तो ज़रूरी नहीं है, कि मैंने समझाने के लिए ड्रॉ करके रखा है कि ऐसे रेडियस एरिया का ऐसा दिखता है। ये एक्चुअल में तो नहीं है ना कि यहाँ पर सब प्लस 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 माइनस माइनस हमको सब दिख जाए। ये तो आपको एक एज्यूम एक मतलब एक अपने अंदर इमेजिनेशन बनाना है कि एक्चुअल में रेडियस अपने चार्जेस के अकॉर्डिंग दिखता होगा, होता होगा। अच्छा, अब हम हमारा रेडियस R1 R2 फॉर Q1 Q2 तो हमने लिख दिया। अब हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर कूलम्स लॉ किस तरह अप्लाई हो रहा है। सो कूलम्स लॉ देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा दो चार्जेस के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पर रिपल्शन ही हो रहा है। सो रिपल्शन के लिए हमें पता है कि जो कूलम्स लॉ में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, मतलब जो बेसिक सा फोर्स का फॉर्मूला होता है विच इज़ F, ठीक है, फॉर कैपिटल F इज इक्वल्स टू K। ठीक है, अच्छा सबको पता होगा इतना सा बेसिक कि जो F है, मतलब जो फोर्स है, वो मतलब इन्वर्सली और डायरेक्टली किसी के साथ प्रोपोर्शनल में रहता है। सो हमें पता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मतलब Q1 और Q2। ये दो चार्जेस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका जो रिजल्ट होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगेन ये फर्स्ट प्रोपोर्शनलिटी है। फिर सेकेंड प्रोपोर्शनलिटी में जो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन, मतलब जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन ही लिखता है, जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R², मतलब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो मुझे यहाँ शायद लिख देना चाहिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। I hope it is clear. And force is inversely proportional to the square of the distance between two charges. Force is inversely proportional to the square of the distance between two charges. ये second का मैंने definition बताया. So again force again inversely proportional to square of the distance between two charges. ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। अगर हमारे पास दो प्रोपोर्शनलिटीज इन अ सेम कांस्टेंट में रखता है विच इज फोर्स, सो हम बोल सकते हैं कि अगेन फोर्स इज बोथ प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 upon R². So we can easily write that Q1 Q2 upon R² is proportional to the force. So इसका मतलब हमको ये अच्छे समझ में आ जाना चाहिए कि फोर्स अगर इंक्रीज होगा सो Q1 Q2 भी इंक्रीज होगा। अगर फोर्स इंक्रीज होगा सो R², जो R² है वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा, अगर ये बढ़ेगा तो ये कमेगा, अगर ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का टर्म होता है, मीनिंग होता है। सो इतना क्लियर। सो इतना समझने के बाद हमको ये भी आ जाना चाहिए कि फोर्स इज इक्वल्स टू K
सो हमें पता है कि हमको मतलब प्रोपोर्शनलिटी टर्म को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है. सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगेन के का भी हम एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में है क्या. इन इलेक्ट्रिक मीडियम मतलब जब हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फिर अलग अलग मीडियम्स के लिए जब हम फोर्स का वैल्यू रखेंगे इन फर्दर लेक्चर्स. सो फोर्स आपका इक्वल होता है के के. मतलब जो के है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के टर्म में हमको दिखेगा विच इज़ के इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹. अगेन ये तो आपका न्यूमेरिकली इक्वल है बट के इज ऑल्सो इक्वल्स टू द टर्म ऑफ द फोर्स फार्मूला. के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. फिर एप्सिलॉन नॉट का भी हम फर्दर डिटेलिंग करेंगे कि एक्चुअल में एप्सिलॉन नॉट कहाँ से है, क्यों है, इसका यूनिट क्या है. एप्सिलॉन नॉट एक्चुअल में हम जब पढ़ेंगे तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रहता है. अगर मीडियम के लिए होता है तो ई एन लिखते हैं. सो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इसके बारे में मतलब जो बहुत सारे इसके इक्वेशंस रहते हैं हम इसको बाद में पढ़ेंगे. पहले हम कूलम्स में फोर्स क्या होता है वो तो जान लेते हैं. ओके. सो के इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है. सो हम जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे सो के ही मैं लिख दूँगी. मैं जब हम इसका बाद में दो मेन इसके मेन इक्वेशंस रहते हैं. एक आपका जो रहता है वो मतलब गॉस थ्योरम. ऐसे आपको कुछ इक्वेशंस देखने को मिलेंगे. वो डेरिवेशन आपको कर लेना चाहिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहता है फॉर बोर्ड. वो हम बाद में पढ़ेंगे. ओके. सो अभी हम कहाँ थे. के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में. अच्छा, अब हमको यहाँ से क्लियर हो गया कि फोर्स को अगर हम इक्वल रखना चाहिए तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के को रखना पड़ेगा. सो अगेन के को इंटू जब हम कर देंगे इन दोनों के साथ तो हमारे पास के Q1 Q2 अपॉन r² भी आ जाएगा. सो आई होप कि फोर्स का हमको फॉर्मूला मिल गया विच इज़ F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन r². ओके. सो इतना क्लियर. अब हम इसका डेरिवेशन इक्वेशन स्टार्ट करते हैं. ओके. सो कूलम्स लॉ पता चल गया. एक्चुअली में कूलम्स लॉ आपको फोर्स का स्टडी होता है. अगर हमको फोर्स का स्टडी नहीं पता चलेगा सो हमको रिपल्शन और अट्रैक्शन भी चार्जेस में नहीं समझ आएंगे क्योंकि चार्जेस आर नॉट विजिबल. ओके. सो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो फोर्स है वो इक्वल है के Q1 Q2 अपॉन r² के. सो अगर फोर्स के Q1 Q2 अपॉन r² की इक्वल है तो अगर हम एक ग्राफ बनाना चाहें कि एक्चुअल में जो कूलम्स लॉ है वो वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखता है. सो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है. सो हम तो यहाँ बेसिक से कूलम्स लॉ समझ गए. अब इनको वेक्टर फॉर्म में समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट होते हैं. सो यहाँ लिख देती हूँ स्टडी इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म मतलब समझते हैं जो हम सेम यूनिट्स को जब हम प्लस करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट कैसे आता है वो हम समझते हैं. सो अगर हमको ग्राफ बनाना हो तो हमको पता है कि एक XY प्लेन लेना है. सो वैसे ही हम बनाने की कोशिश करते हैं. ये हमारा एक XY प्लेन है. थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं. X Y ये हमारा ओरिजिन XY प्लेन बन गया. अब XY प्लेन के अंदर मान लो एक सिस्टम है. मतलब एक सिस्टम के अंदर एक हम XY प्लेन ले रहे हैं. सो Q1 आपका एक पॉइंट चार्ज है. अगेन Q2 आपका एक पॉइंट चार्ज है. दोनों के जस्ट आमने सामने होने चाहिए. ये आपको ध्यान में रखना है. अच्छा, अब Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस के अंदर हमको करना पड़ेगा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. सो अगर मान लो कि Q1 Q2 में Q1 प्लस है Q2 प्लस है तो दोनों में क्या होगा रिपल्शन. मतलब दोनों से अलग दूर भागेंगे. अच्छा, अब हमको क्या करना है कि ओरिजिन से Q1 और Q2 में एक वेक्टर ड्रॉ करना है. सो O से अगर ये ओरिजिन O है अगर O से हम Q1 में एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे विच इज लाइक दिस. सीधा नहीं बनता इसमें. ओके. आप समझ जाओ. ये आपका जो एरो है O to Q1 ये आपका एक डिस्टेंस है वेक्टर डिस्टेंस है O Q1 के लिए. ठीक है. सो इसको मैं एक नाम से लिखूंगी विच इज़ R1. ये जो डिस्टेंस है उसको मैंने R1 लिखा. अब आप समझ रहे होंगे कि शायद ये सर्कुलर फॉर्म में है. जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एक सर्कुलर फॉर्म में एक सिस्टम को हमको कंसिडर करना पड़ता है. आप एक डिस्टेंस को भी R ही समझो. ठीक है. रेडियस फॉर Q1 विच इज़ R1. सो
अगेन अगर हम सेम ऑरिजिन से Q2 के लिए एक वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करें, सो हमको वही सेम ऐसे इसके पैरेलल एक लाइन मिल जाएगा विच इज़ लाइक दिस। बोर्ड में थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, आप स्केल से सही खींचना। ओके, सो ये आपका ऑरिजिन से Q2 में अगर हम लाइन खींच रहे हैं तो इट इज़ R2, ठीक है। अब R1 R2 दो वेक्टर हमें मिल गए। अब हमें पता है कि दो वेक्टर्स को एक रिपल्शन और अट्रैक्शन थ्योरी इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो ये दोनों सेम चार्ज होने के कारण दोनों में रिपल्शन हो रहा है। सो हम रिपल्शन के लिए कैसे दिखाते हैं फोर्सेस को, दोनों में फोर्स लग रहा है ना, अभी हमने कूलम्स का में पढ़ा था। अब Q1 में Q2 की वजह से एक फोर्स लगेगा विच इज़ आउटवर्ड, अगेन Q2 में Q1 की वजह से एक फोर्स लगेगा विच इज़ आउटवर्ड अगेन। सो ये आपका F1 ड्यू टू 2, ये आपका F2 ड्यू टू 1, ये रिप्रेजेंट होगा Q1 का जो फोर्स है वो रिप्रेजेंट होगा F12 से, और Q2 का जो फोर्स है वो रिप्रेजेंट होगा F21 से। दोनों में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? ओके, सो दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन बन रहा है, वही इंट्रैक्शन को हम एक रेडियस से रिप्रेजेंट करेंगे। सो आपका जब Q1 चार्ज एक रेडियस से दूसरे रेडियस में जाएगा, मतलब Q1 Q2 में एक रेडियस का इंटरेक्शन बन रहा है। सो जब हम Q1 से Q2 में एक रेडियस मूव करवाएंगे तब हमको एक लिखना पड़ेगा एरो विच इज मूव फ्रॉम Q1 टू Q2 इन द सेम पैरेलल लाइन, सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज R ऑल्सो, क्योंकि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस को बता रहे हैं। सो हमको R लिखना पड़ेगा, और इसी R को हम स्क्वायर बनाते हैं फोर्स के टर्म में विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी ना। सो यही R आपका दोनों डिस्टेंस के बीच, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस आ गया। अब ये R आपका किस तरह मूव होगा Q1 टू Q2, सो इट इज ऑल्सो we written R1 to R2, R1 2, ठीक है। सो आपको ये लाइन Q1 टू Q2 जा रहा है, सबको पता है R12 इज रिटन एज Q1 Q2। अगेन Q2 से Q1 में भी एक रिपल्शन हो रहा है विच इज F21, Q2 में Q1 की वजह से भी अगेन एक रिपल्शन आ रहा है। सो हमको इसको कैसे लिखना है, जैसे हमने इसका R12 लिखा, एक और वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे विच इज फ्रॉम Q2 टू Q1 गोज, सो इट इज़ ऑल्सो रिटर्न एज R21, क्योंकि हम पहले 1 से 2 में जा रहे थे तो R12 लिखे, फिर जब हम 2 से 1 में जा रहे हैं तो R21 लिखेंगे। मतलब जो हमारा जहाँ से हम आएंगे वहाँ से हम अपना नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और जहाँ पर हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर हम नंबरिंग को पीछे लिखेंगे। सो ये R12 R21 को अब कन्फ्यूज मत होना कि एक्चुअल में R12 R21 एक्चुअल में है क्या। ये जो आगे वाला नंबर है वो आपको रिप्रेजेंट करना है कि कहाँ पर हो रहा है काम, और कहाँ पर आपका, कहाँ से आपका जो मतलब इंटरेक्शन हुआ वो आपको पीछे की तरफ लिखना है। मतलब R1 में क्या हो रहा है, 2 की वजह से कुछ हो रहा है, सो R12, और R2 में 1 की वजह से कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, सो हमको इसको लिखना है R21। सो आई थिंक इतना तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका एक बहुत बहुत कन्फ्यूजिंग पार्ट को क्लियर करेंगे। जैसे कि NCERT का बुक में लिखा हुआ है कि R21 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ये क्यों लिखा हुआ है ये पहले हम देख लिए, अब हमको इसको कुछ टर्म्स में कन्वर्ट करना है। सो पहले हम कुछ टर्म्स को रीड करेंगे वो एक्चुअल में है क्या। सो पहले हमको देखना है कि जब हम R स्क्वायर को फाइंड करेंगे, ये जो R है उस R को जब हम एक वैल्यू के तौर पे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको दिख रहा है कि एक मतलब एक ग्राफ में हमको दो F के फॉर्मूला मिल रहे हैं, मतलब दो फोर्सेस हमको देखने को मिल रहे हैं विच इज़ रिपेलिंग ईच अदर, ठीक है। सो अगर दो फोर्स देखने को मिल रहे हैं तो हमको बेसिकली इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि दो फोर्स का फॉर्मूला निकलेगा। सो फर्स्ट फोर्स हमारे पास क्या है, F12, ये आपका NCERT का लाइन है। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ NCERT वाला पोर्शन, और ये वाला आपका हमारे क्लास में आज ये डिस्कशन होगा। सो मैं यहाँ पर आपको, ये हमारा वाला पार्ट है। अब ये एक्चुअल में NCERT के बुक में ऐसे क्यों लिखा है, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद गलत लिखा है, पर गलत नहीं है। वो लिखने का तरीका कुछ पैटर्न में बताया गया है, वही समझेंगे। अच्छा, F12 इज इक्वल्स टू आपका कितना होना चाहिए, K Q1 Q2, ये तो कांस्टेंट है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब R स्क्वायर जो है वो हमारा एक्चुअल में ये पूरा पार्ट ना स्केलर में है। स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड डिसीजन, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट को ही बता रहे हैं।
पर हमको मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी फाइंड करना है। हमने डायरेक्शन देखा ना, सो इसी डायरेक्शन को हम शो कैसे करें? सो फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन वी हैव अ फॉर्मूला विच इज़ यूनिट वेक्टर नोन। सो के Q1 Q2 अपॉन जो आर स्क्वायर है, उसी आर स्क्वायर को हम एक कन्वर्शन के तौर पे लिखेंगे। सो एक काम करते हैं, पहले हम आर स्क्वायर का मॉड लगा देते हैं। मॉड में जो आर रहेगा उसमें अगर नेगेटिव पॉजिटिव जो भी वैल्यू रहेंगे वो हमको पॉजिटिव में मिलेंगे। सो आर स्क्वायर को हम एक काम करते हैं, मॉड में लगा देते हैं। इसको हम बाद में मतलब ओपन करेंगे जब हमारा पूरा फॉर्मूला काउंट हो जाएगा। सो एक काम करते हैं, ये तो पूरा हमारा स्केलर पार्ट हो गया। अब हमको इसको एक डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है विच इज़ नोन एज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर F12 से हम लिख रहे हैं, सो F12 का डायरेक्शन हम फाइंड करने वाले हैं। सो ये आपका फर्स्ट फोर्स है ना, सेकेंड फोर्स आपका F21 को मतलब निकालना बाकी है। ये आपका स्केलर पोर्शन हो गया, लिख देती हूँ स्केलर पोर्शन, और ये आपका जो यूनिट वेक्टर होगा विच इज़ नोन एज आर। अच्छा, जब हम यूनिट वेक्टर को फाइंड करेंगे, हमें पता है कि यूनिट वेक्टर इज यूज्ड फॉर द डायरेक्शन। सो अगर हम F12 को F12 के लिए अगर हम डायरेक्शन देखना चाहें, सो पहले हमको देखना पड़ेगा कि F12 का डायरेक्शन हमारा गया कहाँ था। ये जितने भी एरोस हैं वो आपको डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आप कंफ्यूज मत होना कि एक्चुअल में एरोस है क्या। सो मैंने यहाँ पर एक Q1 से पॉइंट करके F12 की तरफ पॉइंट करके एक एरो बनाया है। ये एरो आपका फर्स्ट डायरेक्शन है आउटवर्ड की तरफ। सो हमको देखना है कि F12 अगर बाहर की तरफ मतलब इस साइड की तरफ अगर डायरेक्ट हो रहा है, सो F12 से अगेन इसी डायरेक्शन में आपका कोई एक रेडियस होना चाहिए, को मतलब R12 R21 के बीच में कोई एक रेडियस होना चाहिए जो आपका अगेन F12 की तरफ ही मूव हो। इसी को बोलते हैं वेक्टर डायरेक्शन, वेक्टर एनालिसिस। सो F12 की तरफ अगर इस तरह मूव एक एरो हमें दिख रहा है, सो अगेन R21 हमको एक रेडियस दिख रहा है जो कि अगेन F12 के साथ साथ अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। सो हम बोल सकते हैं F12 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर, जो हमारा मेन डायरेक्शन था R21 वो हम लिख दिए। अब इसका कैप मतलब यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज कैप, ठीक है, इसको कैप बोलते हैं। अब इस कैप का एक फॉर्मूला होता है, मतलब इस कैप को हमको ओपन करने का एक फॉर्मूला मिला है विच इज़ ये हमको मतलब ये इतना तो समझ में आ गया। अब इसको एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं ये स्केलर पोर्शन एंड इट इज फॉर वेक्टर पोर्शन। अब हमें पता है कि अगर किसी यूनिट वेक्टर का हमको वैल्यू फाइंड करना रहता है, मतलब फॉर्मूला फाइंड करना रहता है, तो हम उसका पहले आर मतलब वेक्टर आर लिखेंगे, मतलब उसका वेक्टर कर देंगे, और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड मतलब जो सिंपल मैग्नीट्यूड रहता है विच इज़ आर, हम वैसे लिखेंगे। ये आपका यूनिट वेक्टर का सिंपल फॉर्मूला रहता है। सो अगेन हम इसी में जैसे वैल्यू लिखा है वैसे ही हम उसका फॉर्मूलाज को पुट कर देते हैं। सो के Q1 Q2 अपॉन मॉड आर स्क्वायर F12 इज इक्वल्स डॉट R21 का वेक्टर अपॉन R21 का मॉड। सिंपल। अब हमको जो वेक्टर सॉल्व करना रहता है तो हमको एक चीज़ फाइंड करना है। कौन सा चीज़? ओके, सो यहाँ पर हमको ग्राफ में एक कुछ शेप दिखाई दे रहा होगा। कौन सा शेप? ट्रायंगल शेप। सो ये वेक्टर के तौर पे चल रहा है तो हमको एक रूल फॉलो करना है। कौन सा रूल? वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल रूल। ये हम क्लास 11 पढ़ते हैं, वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल रूल। सो इसका एक पर्टिकुलर सा डेफिनेशन रहता है। सो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, तभी हम इतना सॉल्व कर पाएंगे। सो कहाँ सॉल्व करें? ये सॉल्व कर देना है। अच्छा, सो वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल रूल में हमको ये बताता है कि जब भी कोई दो एरोज रहते हैं ऑपोजिट टू ईच अदर, अगर इन दोनों एरोज के बीच में कहीं भी आपका एक लाइन आ जाए कुछ इस तरह से, मान लो कि इस एरो से अगेन मैंने एक हम नाम दे देते हैं, मान लो कि ये आपका एरो है ए बी। अगर ए बी से अगर बी टू सी एक और आपका एंगल मूव कर रहा है कोई लाइन सेगमेंट, तो हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर एक वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल रूल लग सकता है। सो
मान लो कि ये ए टू बी एक हमारा एंगल आ रहा है ए बी, और ये आपका अगेन बी टू सी आपका एंगल आ रहा है बी टू सी। सो इन दोनों का जो सम रहता है, ये सम आपका ऑपोजिट एंगल के इक्वल रहता है। इसी को हमको दिखाना, मतलब एंगल ए टू बी प्लस एंगल बी टू सी इज इक्वल्स टू एंगल ए टू सी, मतलब ये ए टू सी बन जाएगा। सो ए टू सी आपका ऑपोजिट रहता है, एवरी टू मतलब इक्वल, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये आपका सीक्वेंस वाइज जा रहा है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। सो ये हमको एक सीक्वेंस मैनर में देखने को मिल रहा है, मतलब जैसे सीढ़ी देखते हैं ना हम, ऐसे फिर ऐसे। सो इसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं कि यहाँ पर एक वेक्टर लॉ लग सकता है ट्रायंगल का, जबकि यहाँ पर हमको ट्रायंगल दिख रहा है। सो इसी में हम वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगे। सो यहाँ पर हम ए टू सी हम कैसे बता सकते हैं कि ए टू सी इज इक्वल्स टू मतलब ए बी, ए टू सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ये आपका वेक्टर सम रहता है फॉर ट्रायंगल रूल। सो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर भी हमको वही सेम चीज़ फॉलो करना है। सो यहाँ पर तो आपको समझाने के लिए था बस। अब इसका हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? अगेन यहाँ पर देखिए O2Q2 और O2Q1 में दो वेक्टर हमको ड्रॉ करने को मिला। अब दो वेक्टर्स को हमको करना है वेक्टर एडिशन। सो O2Q1 और Q1 to Q2 में एक हमको सीक्वेंस पैरेलल दिख रहा है विच इज़ Q1 to Q2। सो हम जब भी ऐसे लाइन्स पढ़ते हैं तो इस लाइन्स में हमको इन दोनों को सम करना पड़ता है, और यही सम आपका इक्वल रहता है किसी भी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अदर लाइन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अदर लाइन। सो ये डायरेक्शन आपको शो करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। सो ये लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लाइन आपका जा रहा है। ठीक है, सो ये दोनों आपका अलग अलग होना चाहिए, और ये दोनों लाइन के बीच में जो लाइन आपका रहेगा वो कुछ इस तरह से होना चाहिए एक। ठीक है, मतलब ये दोनों जो लाइन है वो अगेन अपने आप से इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो आपका ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के साथ प्लस होंगे, और ये जो लाइन है वो इन दोनों का प्लस का क्या रहेगा, पार्ट रहेगा विच इज़ इक्वल। सो अगेन हम R1 को देखें तो ये अगेन एक सीक्वेंस वाइज R12 की तरफ जा रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि R12 प्लस R1 प्लस R12 इज इक्वल्स टू R2, R1 प्लस R12 इज इक्वल्स टू R2। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे R1 प्लस R2 according to vector addition of triangle rule is equals to the third portion which is R2। ठीक है, अगेन अगर हम सिर्फ R12 का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें, सो ये इक्वल रहेगा R12 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। इतना क्लियर? अगेन R2 के भी एक और लाइन जा रहा है R21। सो ये भी अगेन एक वेक्टर फॉर्म को शो कर रहा है। R2 प्लस R21 इज इक्वल्स टू R1, द थर्ड लाइन। सो यहाँ से भी हम R21 इज इक्वल्स टू R1 माइनस, प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा। सो R1 माइनस R2 आपका R21 का वैल्यू आया, और यहाँ पर R12 का वैल्यू R2 माइनस R1 आ रहा है। अब ये NCERT में यही चीज़ को आप देख सकते हैं उल्टा दिया, R21 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, पर हमने यहाँ पर R21 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 फाइंड किया। सो ये एक्चुअल में है क्या? अब इतना क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं कि इन सबको मिटा के छोटा सा एक इक्वेशन बना के लिखते हैं जिससे आपको और थोड़ा सा डिटेल समझा पाऊँ। सो क्या क्या हमारा लिखना हो गया था, ये ओके। सो इतना क्लियर हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों को एक साइड में लिख देते हैं वेक्टर्स में। R12 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 और R21 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। ये दोनों आपको इक्वेशन में
दिखेंगे फाइंड करने में, फाइंड करने का टाइम लगेंगे। इतना क्लियर? फाइन। अच्छा, अब हम कहाँ थे? f इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, उतना और लॉन्ग नहीं लिख रहे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर का मॉड डॉट आर, ये f1 ड्यू टू 2 के लिए था, सो r21 इसका डायरेक्शन में मिल रहा था वेक्टर, सो इसको हम ऐसे लिख दिए थे कुछ, ये भी आपका वेक्टर में है, ये भी आपका वेक्टर में है। ओके, सो अगेन इन सब ये सब जो चीज़ें हैं वो तो वेक्टर नहीं है, सो इनको वेक्टर में ऐसे लिखना पड़ता है। वेक्टर के लिए जो साइन होता है वो ऑलवेज आपका एक एरो के लिए शो होता है। ये सब आपका एक वेक्टर फॉर्म है, सो आप सबके ऊपर एरो लगा दीजिए सब हेडर्स के ऊपर। ओके, ये भी है वेक्टर। ओके, इतना क्लियर? अच्छा, अब हम कहाँ थे? f12 इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि r21 इज इक्वल्स टू वेक्टर r21 इज इक्वल्स टू वेक्टर r12 इज इक्वल्स टू r। ये इक्वेशन आपका लगेगा क्योंकि ये तीनों के जो मैग्नीट्यूड वो इक्वल है, भले इनके डायरेक्शन से अलग हो पर तीनों के मैग्नीट्यूड बिल्कुल अपने आप से इक्वल है। ठीक है, एक इक्विलेटरल फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तीनों। सो अगर हमारे पास r21 for this vector unit vector, so we can easily suppose that r21 can be equals to r12, r21 is equals to r12. So if r21 is equals to 12, then again we know that r12 is equals to r21 r2 minus r1. Also if r12 is equals to r2 minus r1, so again ये इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट है, वही सब चीज़ों में आपको इक्वेशन नंबर लगाना इंपॉर्टेंट रहता है। सो अगेन इफ r12 इज इक्वल्स टू r2 माइनस r2 माइनस r1, सो r21 कैन बी इक्वल्स टू r2 माइनस r1, सो इट इज़ नथिंग रॉन्ग इन NCERT। ठीक है, इसको बस हम जब पूरा वेक्टर फॉर्म में चेंज कर ले रहे हैं ना, तब हमको मिल रहा है। सो आप सिंपल इसको जब डायग्राम पूरा ऐसे बना लेंगे आप, तब आपको दिखेगा। पर अगर हम सिर्फ फॉर्मूला सॉल्व करना चाहें सिंपल सा फर्स्ट फॉर्म में, सो हम इसको हमारा इसी वैल्यू के तौर पे लिखेंगे, मतलब हम इसको 2 टाइम्स चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सो पहले हम r2 इज इक्वल्स टू r12 ऐसे लिखे थे, सो हम सिंपल सा इसको r21 ही रख देंगे फॉर द डायरेक्शन पर्पस। अगेन r21 का जितना हमने वैल्यू फाइंड किया था इक्वेशन में वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग, सो उसी डायरेक्शंस को हम उसके इक्वेशन के तौर पे रख देंगे। सो हम एक और काम कर सकते हैं, जो हमारा वेक्टर लॉ है, मतलब जो यूनिट वेक्टर है, उसका जो हमारा डायरेक्शन फाइंड हुआ था, उस डायरेक्शन का रूल को, मतलब उस डायरेक्शन का जो मेन आपका वैल्यू था, उस वैल्यू को हम r स्क्वायर मॉड के इक्वल रख सकते हैं। सो देन वी कैन इजीली फाइंड आउट देयर बोथ एक्सपोनेंशियल वैल्यूज। सो इसको मिटा दें, ये तो समझाने के लिए था कि एक्चुअल में ये और ये में सिमिलैरिटीज़ क्या है। सो डायरेक्शन के लिए हम फाइंड कर रहे थे, डायरेक्शंस के लिए हम फाइंड कर रहे थे ना, सो हमको डायरेक्शंस पता चल गया। r21 इज इक्वल्स टू r12 वेयर r21 कैन बी इक्वल्स टू r2 माइनस r1 इन दी सेम डायरेक्शंस चेंज अलग नहीं हो रहे क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो यही होंगे, है ना। हमने जस्ट इसका जो है फॉर्मूला को इधर उधर किया। ठीक है, अच्छा ये बता दिया था कि आपको रिपल्शन में जो प्रोडक्ट रहता है Q1 Q2 वो ज़्यादा रहता है 0 से, और अट्रैक्शन में जो प्रोडक्ट रहता है Q1 Q2 को वो 0 से छोटा रहता है। इतना क्लियर? क्योंकि Q1 Q2 एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन द रिपल्शन केस बोथ वेयर द इलेक्ट्रॉनिक मास वेटेज, so the repulsion is greater than the value of 0, and again in attraction if one is positive then the attraction is very important, where both where plus minus ऐसे हो सकता है। सो आपका उस केस में जो वैल्यू आ सकता है वो 0 से छोटा होगा। अच्छा, अब
हमारा मेन जो इक्वेशन है वो हम फाइंड करते हैं। सो हमारा कहाँ था इक्वेशन, ये इक्वेशन था। से काम करते हैं, इस चीज़ को हम पूरा उठा के आर स्क्वायर को इक्वल रख देते हैं R2 1 के। अगर आर स्क्वायर R2 1 के स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्यूब में आएगा, वेयर क्यूब इज ऑल्सो कटेड बाई दी अपर न्यूमरेटर R2 1। सो इसका पूरा हम एक मैग्नीट्यूड R के तौर पर लिख सकते हैं, पर हमको जब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तब हमको इसका इक्वेशन भी लगाना पड़ेगा। सो इसको हम मिटा दें। आई होप इट इज़ क्लियर वेरी, नथिंग इज tough. F12 is equals to K Q1 Q2 upon R21 का mod dot R21 in a vector form. It is also in vector form. Again R21 का mod का vector. Again जब हम इसको पूरा उठा के कैलकुलेट करेंगे तो F12 is equals to K Q1 Q2 upon R21 का होल क्यूब का वेक्टर डॉट R21 का वेक्टर। अगेन F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 इन वेक्टर फॉर्म क्यूब डॉट, अगर हम R21 का वैल्यू रखना चाहें सो अगेन इट इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 का बोथ वेक्टर। इसको भी हम अगेन रख सकते हैं, और जो हमारा इसका मतलब यूनिट आएगा वो न्यूटन में आएगा। सबको पता है कि जो आपका के रहता है, के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहता है, वेयर ऑल्सो एप्सिलॉन नॉट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 8.854 इंटू 10⁻⁻12, वेयर इट हैज़ अ यूनिट। हमको पता है कि कट करने के बाद हमको न्यूटन में मिलना चाहिए। अगर हमारे पास Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है तो हम इसी आर स्क्वायर का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये पूरा कट हो जाने के बाद न्यूटन लग रहा है ना। सो हमारा जो मेन फॉर्मूला आएगा जो एफ का विदाउट एनी डायरेक्शन, सो सिंपल जो एफ का हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला मिलेगा इंपॉर्टेंट कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। सो एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस विच इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट विद द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट एंड आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों आर के बीच में ये आपका बड़ा है एक्सपेरिमेंट में, तो आपका कट हो जाने के बाद आर स्क्वायर मेन फॉर्मूला आ जाएगा और ये आपका यूनिट न्यूटन में रहेगा, क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज हैविंग द यूनिट ऑफ न्यूटन। सो यहाँ के अकॉर्डिंग हम इसके यूनिट को अगर चेक करें तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट रहता है वो न्यूटन के लिए आ जाना चाहिए। मतलब जो आपका Q1 और Q2 है उसके लिए तो कूलम स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 having कूलम टू चार्ज का यूनिट एंड two charges with the same unit if multiply then it has having the formula of coulomb square. So coulomb square आपका Q1 Q2 का रहेगा, और जो नीचे आपका R स्क्वायर रहेगा उसके लिए आपका मीटर स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि ये आपका ऐसा यूनिट रहता है डिस्टेंस का। और कूलम स्क्वायर अगर आपका ऊपर की तरफ होगा और नीचे की तरफ अगर मीटर स्क्वायर रहेगा तो इसका हम टोटल लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल्स टू कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, और अगर हम एप्सिलॉन नॉट का सिर्फ वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो पूरा कट जाना चाहिए। सो एप्सिलॉन नॉट, अच्छा 4 पाई इज डायमेंशनल, सो इट हैज़ इट डजंट हैव एनी यूनिट। सो एप्सिलॉन नॉट इज शुड इक्वल्स टू, हमको पता है कि ये एक डिनोमिनेटर सब्सटेंस है, सो डिनोमिनेटर के लिए हम लगाएंगे क्या इसको ऊपर ले जाने के लिए जो लगता है इनवर्स वो सब। सो न्यूटन के लिए हमको ऊपर चाहिए फोर्स को, सो इट शुड हैव न्यूटन इनवर्स। ऑल्सो इट शुड हैव द कट वैल्यू फॉर कूलम स्क्वायर, सो इट शुड हैव द कूलम स्क्वायर अगेन बिकॉज कूलम स्क्वायर इज इन द न्यूमरेटर पार्ट। ऑल्सो जो मीटर स्क्वायर है उसको काटने के लिए भी हमको मीटर का इनवर्स लगाना पड़ेगा। सो मीटर इनवर्स स्क्वायर विल बी कटेड डाउन by their both exponents, and at last we will having Newton का inverse. Newton का inverse also move upwards can be equals to Newton. So the epsilon not having the value of Newton inverse, Coulomb square, meter inverse square. Also the both force formula of the Coulomb's law is equals to K Q1 Q2 upon R square Newton. आई थिंक ये इतना कठिन कुछ था नहीं, बस आपको डायरेक्शंस और वेक्टर थोड़ा सा मतलब कोऑर्डिनेट करके चेक करना है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल, इसके अकॉर्डिंग जो आपको एनसीईआरटी में
बेसिक सा एक इंस्टेंट दिया हुआ है वो हम पढ़ेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.